स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और आज हम मौजूद हैं परिजात में और हमारे साथ मौजूद हैं उदय आनंद जी, सीईओ हैं कंपनी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि आपने कृषि क्षेत्र में किस तरह से अपने करियर की शुरुआत करी और क्या कुछ आपका अनुभव रहा है अभी तक? फिजा जी धन्यवाद। बस शुरू करने से पहले जो आपने मेरा परिचय दिया उसमें एक थोड़ा एडिशन करूंगा। हमारी कंपनी में एक ड्यूअल सीईओ मॉडल है और हमारी कंपनी एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पर काम करती है। शिवराज आनंद जी हमारे इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस के सीईओ है और मैं हमारे डोमेस्टिक बिजनेस का सीईओ हूँ। तो ये क्लैरिफिकेशन देना जरूरी था। सॉरी, अब आप पूछ रहे थे कि कैसे पारिजात ने इस कार्य में शुरुआत की और कृषि क्षेत्र में हमारा अनुभव कैसा रहा। तो पहले मैं अपना थोड़ा परिचय देता हूँ कि मैंने कैसे शुरुआत की और फिर पारिजात के बारे में ज़रूर कुछ बताना चाहूँगा। अलग अलग हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरह से ट्रेनिंग मिली कि किस तरह से गरीबी का उत्थान हो, किस तरह से देश विकास की राह पर चले। और जब मैं वापस यहाँ इंडिया आया अपनी पढ़ाई ख़त्म करके, तो मैंने ये पाया कि शायद कृषि से बढ़कर कोई ऐसा क्षेत्र हो नहीं सकता भारत देश के लिए, जहाँ पर अगर हम देश के विकास की बात करें तो जब तक हम कृषि के क्षेत्र के विकास की बात नहीं करेंगे तब तक भारत का विकास एकदम नामुमकिन है। और बहुत सारे कृषि के अंदर बहुत सारे ऐसे सब एरियाज हैं जहां पर बहुत कुछ काम हो सकता था उस टाइम पे। मैं 2013 की बात कर रहा हूँ और आज भी 12 साल बाद मैं कह सकता हूँ कि बहुत कुछ और काम हो सकता है और हो भी रहा है, चाहे वो सरकार की नीतियों की तरफ से हो या जो कंपनियां उत्पाद बनाती हैं, जैसे हमारी जो किसानों के द्वारा इस्तेमाल होते हैं, या और जो भी लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। तो ये 12 साल का सफ़र मेरा पर्सनली, मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मैंने सीखा इस समय में अलग अलग चीज़ों के बारे में और एक देश के रूह के बारे में, वो शायद और किसी इंडस्ट्री में पाना वो वाली सीख एकदम नामुमकिन थी। जी सर, एग्रीकल्चर अपने आप में ही, जिस तरह आपने भी बोला, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कई तरह की इसमें और भी चीज़ें हैं, किसानों के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। लेकिन पारिजात अभी कृषि क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर रही है किसानों के लिए? ऐसा ज़रूर कई लोग मानते हैं कि क्योंकि किसान, सभी किसान तो नहीं बट देश के कई किसान की जो फॉर्मल एजुकेशन है या जो फॉर्मल ट्रेनिंग है वो कम है, इसलिए शायद से एक गलत लोगों के मन में ये इम्प्रेशन है कि किसानों को कुछ भी बेचा जा सकता है। लेकिन पारिजात का हमेशा से ये उद्देश्य रहा कि हम भारतीय किसानों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, एक अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी का मटेरियल किस तरह से पहुंचा पाए। देखिए, हमारी कंपनी भारत के किसानों तक अपना उत्पाद पहुंचाने के पहले करीब 60 अंतर्राष्ट्रीय देशों में काम कर रही थी। ऐसा जब हमने भारत के और ये जरूर बोलूंगा कि कई देशों में अगर भारतीय पेस्टिसाइड्स की बात हो तो कहीं ना कहीं पारिजात का नाम जरूर उसमें जुड़ता है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय किसान पारिजात के उत्पादों से अपना कृषि का उत्पाद बढ़ा रहे हैं और अपनी फसलों की रक्षा कर रहे हैं, तो क्यों ना भारतीय किसानों को भी इसी स्तर का उत्पाद प्राप्त किया जाए। और इसी सोच के साथ हमने यहाँ पर कदम रखा और उस समय पर हमने एक टैगलाइन भी कंपनी का बनाया था जो था इनेबलिंग ग्रोथ रिस्पॉन्सिबली। तो अब वो ग्रोथ अपने क्रॉप्स की हो या ग्रोथ हमारे किसानों की हो या कंपनी की हो, उसमें एक रिस्पॉन्सिबल शब्द हमेशा जुड़ा रहा
और उसी नींव पर कंपनी का सभी काम होता है। जी, जिस तरह सर आपने एक गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता जिसे हम बोलते हैं कि हर उत्पाद की गुणवत्ता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक एक उत्पाद जो किसान इस्तेमाल कर रहा है उसके मानकों पर खरा नहीं उतरता, वो किसान के लिए भी कहीं ना कहीं सही साबित नहीं होता है। तो जिस तरह सर आपने बताया कि कई राज्यों में नहीं, कई अंतर्राष्ट्रीय से कंट्रीज में भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह भारतीय ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर आप अपने उत्पादों की पहुँच को कैसे पहुँचा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे रूरल एरियाज भी हैं जहाँ पर कंपनीज या फिर ऐसे नेटवर्किंग एरियाज नहीं होते, तो क्या आपका पारिजात का क्या कॉन्सेप्ट रहता है उन किसानों तक पहुँचने के लिए? आपका सवाल बहुत बढ़िया है और इसका जो उत्तर है वो मैं कहूँगा हर साल बदल रहा है। जैसे जैसे डिजिटल एज के अंदर हमारे किसान भी कदम रख रहे हैं, वैसे वैसे बदल रहा है। बट अगर मैं जो एक ट्रेडिशनल या स्टैंडर्ड अप्रोच है, देखिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को केटर करना चाहते हैं तो ज़रूर आपको एक पर्सनल टच वहाँ पर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमारे देश में ही नहीं बट हर जगह पर सर्टेनली भारत की जो एक परंपरा है वो ये है कि जब तक आपका पड़ोसी आपको नहीं बताएगा कि इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए या जिसके ऊपर आप एक विश्वास रखते हो, तो यहाँ पर ये वो वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहा जाता है रूरल मार्केटिंग में बहुत एक अहम भूमिका निभाती है। तो बहुत बड़ी एक ऑब्वियसली हमारी सेल्स टीम है, किसानों तक जाकर नॉट जस्ट मीटिंग होल्ड करके उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, बट क्योंकि हम अपने उत्पादों की गुणवत्ता पे बहुत विश्वास रखते हैं और बहुत गर्व भी महसूस करते हैं, तो एक बहुत मुख्य और महत्वपूर्ण हमारा ये अप्रोच रहता है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखाया जाए किसान को। तो कई जगह पर पूरी टीम को टारगेट दिए जाते हैं कि जगह जगह पर किसानों से छोटा सा प्लॉट लेकर, जमीन लेकर वहां पर हमारे उत्पाद की जो रिजल्ट है वो फार्म किसानों को दिखाया जाए, आंखों देखा हाल दिखाया जाए। और जब वो लोग जब किसान देखता है अपनी आंखों से तो फिर वो विश्वास करता है और लेता है। और कोशिश हमेशा यही रही कि स्कीम से या इन चीज़ों से, कमर्शियल अप्रोच से इतना फोकस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को प्रोडक्ट को अपने आंखों से उसका रिजल्ट देखने का मौका दें। जी सर, पारिजात के वो कौन से उत्पाद अभी काफ़ी अहम भूमिका में हैं जो किसानों के बीच मौजूद हैं, या फिर कौन से ऐसे अपकमिंग ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाज़ार में अभी किसानों के लिए आने वाले हैं? धन्यवाद ये सवाल के लिए। देखिए पारिजात क्योंकि जैसे मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता रहा है और हम एक तरह से अपनी भारतीय मार्केट के अंदर एक हमारे जिन लोगों को हम अपने पीयर कंपेटिटर मानते हैं, अपने स्तर की कंपनियों को मानते हैं, वो हमसे कई सालों से, कई दशकों पहले से मार्केट में रहे हैं। क्योंकि अगर लोग 10, 20, 30 सालों से काम कर रहे हैं इस मार्केट में, तो उनके तरह का स्केल तुरंत पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक नई तकनीक से अपनी पहचान कैसे बनाई जाए। तो पारिजात ने हमेशा ये प्रयास किया कि जो प्रोडक्ट शायद सिर्फ एक MNC कंपनी के माध्यम से किसान को प्राप्त हो रहा हो, हम उन प्रोडक्ट में पहली भारतीय कंपनी बने जो उस प्रोडक्ट को भारत देश में लाए। और ऐसे कई प्रोडक्ट रहे हैं जहां पर MNC के बाद हम पहली भारतीय कंपनी रहे जिन्होंने उस उत्पाद को भारत में इंट्रोड्यूस किया। कुछ ऐसे जो टेक्निकल, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं प्रोडक्ट के अंदर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कई प्रोडक्ट ऐसे रहे जहाँ पे हम पहली कंपनी भारत देश के लिए वो प्रोडक्ट बनाने के लिए पहली इंडियन कंपनी इंडिया में हमने बनाना शुरू किया। इसके साथ साथ में पेटेंटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हमारा बहुत ज़्यादा जोर रहा है कि किस तरह से जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको किस तरह से, उनका मिश्रण किस तरह से किया जाए ताकि किसानों की जो समस्याएं हैं उनको
सबसे सटीक तरीके से किस तरह से अप्रोच किया जाए। इसी तरह से हमारा एक पैडी के लिए हर्बिसाइड प्रोडक्ट पेटेंटेड है। एक मेज के लिए जब एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था भारत में एक नए कीट का, जिसको फॉल आर्मी वर्म कहा जाता है, तो फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए जो पहला ऑफिशियल प्रोडक्ट विथ फुल लेबल क्लेम जो हमारी सरकार ने अलाउ किया, वो भी हमारा ही एक पेटेंटेड प्रोडक्ट था, विलेक्टिन नाम का, हमारे पीछे पड़ा है। तो इसी तरह से हम पेटेंटेड प्रोडक्ट्स जो किसी ना किसी तरह से किसान को एक अच्छा सोल्यूशन दें। आपको एक और यही विलेक्टिन के बारे में बताना चाहूँगा। विलेक्टिन में 2 रसायन यूज किए जाते हैं, तो 2 हायर टॉक्सिसिटी के केमिकल्स को किस तरह से हम मिश्रण करके इस तरह से प्रोडक्ट बनाएं जिससे किसानों को एक अच्छा प्रोडक्ट भी मिले, जो काम भी करे, जो कीट के ऊपर नियंत्रण भी दे, और साथ साथ में उसका टॉक्सिसिटी भी लोअर हो। तो इस प्रकार से हम प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपने तकनीक का इस्तेमाल किया। जब हम किसानों के बीच जाते हैं तो उनको कई बार उत्पादों की तकनीक के बारे में नहीं पता होता है, उनका फॉर्मुलेशन नहीं पता होता है कि किस तरीके से इतनी एकड़ जमीन में इस उत्पाद को इतना इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आपका क्या प्रोसेस रहता है? हालांकि आपने बताया कि आपकी टीम मौजूद रहती है उन जगहों पर, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उन्हीं फसलों में ज्यादा उत्पाद के इस्तेमाल से उनकी फसलें भी खराब हो जाती हैं। तो क्या ऐसे उत्पाद आपके पास, पारिजात के पास हैं, जिससे किसानों को इसका हल भी मिले? जी, तो देखिए, सबसे पहले तो हमारी तरफ से ये रहता है कि प्रयास भरपूर रहता है कि किसानों को डायरेक्टली भी ये जानकारी दी जाए कि कितना इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट के ऊपर QR कोड अब हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर आता है। प्रोडक्ट के पैकिंग के ऊपर भी हम हर तरह से फुली कंप्लायंट, जो भी सरकार की नीतियां हैं कि क्या क्या जानकारी वहाँ पर देने की ज़रूरत है। साथ साथ में हमारे जो विक्रेता बंधु हैं, जिनके माध्यम के थ्रू हम किसान तक अपना उत्पाद पहुँचाते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी एक बहुत महत्व रखती है। तो पूरी हम कोशिश करते हैं कि अपने जिनको हम चैनल पार्टनर कहते हैं, जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स हैं, उनको भी पूरी तरह से जागरूक किया जाए कि किस तरह से इनका उत्पादों का इस्तेमाल करना है। हमारे CSR के थ्रू भी सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रहता है कि नॉट जस्ट कि हमारे उत्पाद को कैसे यूज करना है, किसान ने अधिक मात्रा में भी प्रोडक्ट को यूज किया तो प्रोडक्ट इतना सुरक्षित होना चाहिए कि किसान की फसल को हानि ना पहुंचे। ये बहुत अच्छी बात कही है सर आपने, और इस तरीके से और भी जो कंपनीज हैं ऐसा इनिशिएट लेना चाहिए, ताकि जो किसान है, कई बार लैक ऑफ नॉलेज भी किसानों को हो जाती है, इसकी वजह से उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। सर, हम दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक खेती काफी चलन में है, इस पर पारिजात के वो कौन से उत्पाद हैं और किस तरह से कंपनी इस मॉड्यूल पर काम कर रही है? बहुत बढ़िया। और जैविक खेती एक, मैं कह सकता हूँ, फ्यूचर की ज़रूरत भी है और एक बहुत अच्छी पहल भी है जी। और मैं विश्वास रखता हूँ कि जो रासायनिक कंपनियां हैं जिनका अभी 90% बिजनेस रासायनिक उत्पादों से आ रहा है, धीरे धीरे ये हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, ये हमारी ज़रूरत भी है कि हम उस जैविक खेती की तरफ हम भी कुछ ना कुछ कदम लें और अग्रसर हों। उसके लिए हमारे आज पोर्टफोलियो के अंदर जो हमारे पास बायो पेस्टिसाइड्स, अर्थात वो जैविक तरीके जिनके माध्यम से कीटों का नियंत्रण हो या बीमारियों का नियंत्रण हो, आज हमारे पोर्टफोलियो में वो प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन प्लांट न्यूट्रिशन या प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, जिसको बायोस्टिमुलेंट कहा जाता है, वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर बहुत कार्य चल रहा है कि उसके ऊपर हम काम करें। और कई प्रोडक्ट इस तरह से हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आ चुके हैं और जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। देखिए, जिसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है, मतलब जहाँ पर जैविक
सांस्कृतिक जो तकनीकें हैं, जो नई रासायनिक तकनीकें, उन सबको किस तरह से एक साथ लेकर एक पैकेज अप्रोच के साथ हम चल सकें। देखिए, क्योंकि जो जैविक तकनीकें हैं उनमें 2 प्रकार के की समस्याएं आज के डेट में हैं, आज की तिथि में है। सबसे पहले कि जिस तरह अगर बहुत कीट का अटैक बहुत भारी हो तो वो नियंत्रण नहीं दे पाते हैं, और इसकी वजह से जो कॉस्ट है किसान को जैविक खेती करने का, वो कहीं ना कहीं काफी बढ़ भी जाता है अक्सर, या उसके लिए एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड और हाईली ट्रेंड अप्रोच चाहिए होती है। तो मुझे लगता है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सबसे बढ़िया कदम ये रहेगा कि किस तरह से इसको करंट प्रैक्टिसेस के साथ मिलकर चलाया जाए। नहीं तो जैविक खेती का जो अडॉप्शन रहेगा वो कुछ ही किसान कर पाएंगे, और हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि सभी किसान एटलीस्ट कुछ कदम लें रसायन से कुछ शिफ्ट करने का जैविक की तरफ। और आई थिंक वो सब हम सबके लिए अच्छा होगा। देखिए, जो लोग रासायनिक उत्पाद बना रहे हैं, हमारे बच्चे भी वही खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये सबके इंटरेस्ट में है, और हमारे देश की जो सॉइल है उसकी उर्वरकता के लिए भी ये ज़रूरी है कि उस तरफ पहल हो। एट द सेम टाइम अगर हम एकदम ही जैविक की तरफ तुरंत शिफ्ट करेंगे तो वो एक खतरनाक चीज हो सकती है, क्योंकि हमने जैसे श्रीलंका का एग्जांपल देखा, सिक्किम का भी एक छोटा सा एग्जांपल हमारे पास है, जहां पर वो सडन शिफ्ट किसानों के लिए भी और फूड सिक्योरिटी के नज़रिए से भी सही नहीं रहा है। लेकिन हाँ, हमारा पूरा प्रयास है, R&D के अंदर भी हमारी पूरी तरह से एक पहल है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ पार्टनरशिप्स के थ्रू हमारा प्रयास है कि इस एरिया को थोड़ा हम भी अपना योगदान दें इसको आगे बढ़ाने में। जिस तरह सर आपने ऑर्गेनिक उत्पादों के बारे में हमें बताया कि किसानों के लिए कितना ज़रूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि किसान जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं उससे ऑर्गेनिक पर शिफ्ट होना भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी रहता है, और किसानों के लिए भी एक संकोच रहता है कि वो एक अपनी पारंपरिक जो खेती करते आ रहे हैं लंबे टाइम से, उस पर एकदम स्विच कर जाना, कहीं उनकी फसल तो खराब नहीं हो जाएगी, कहीं जो वो खेती कर रहे हैं उसमें तो कहीं परेशानियां नहीं आएंगी, जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसमें तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। तो आपने बहुत सही जवाब दिया है, इसका धीरे धीरे शिफ्ट हमें करना चाहिए ताकि किसान की जो विश्वसनीयता है वो भी बनी रहे, और जो कंपनीज या फिर कृषि विज्ञान केंद्र जो है जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं वो करते रहे। इसके साथ ही सर हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स किस तरीके से आज कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन पर आप क्या कुछ संदेश उन्हें देना चाहेंगे, या पारिजात उस पर किस तरीके से कार्य कर रही है? देखिए, हमारे इंडस्ट्री के अंदर सभी इंडस्ट्री की तरह जिस शीघ्रता से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चाहे वो AI हो या, तो उससे तो कोई भाग सकता नहीं है, और मेरे सोचने में जो जगेगा नहीं इस नई दुनिया की तरफ, वो बहुत जल्द पीछे खुद को पीछे गिरता हुआ महसूस करेगा। तो हमारी इंडस्ट्री में भी, चाहे वो किसानों के साथ कम्युनिकेट करने के ज़रिए हो, एडवाइजरी देने के ज़रिए हो, फॉर एग्जांपल AI के माध्यम से किसान आज कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जहाँ पे वो अपनी फसल की फोटोग्राफ खींच सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू, उसके थ्रू AI के थ्रू वो सॉफ्टवेयर उन्हें बता सकता है कि उन्हें उनके ये कौन सा कीट है, या ये कौन सी बीमारी है, या कौन से पोषक तत्व की कमी है उनके फसल में, और इसको सही करने के लिए उन्हें कौन से कदम उठाने चाहिए। तो ये सही मायने में एक रेवोल्यूशन है, और सभी का प्रयास ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन चीज़ों को अपनाएं और इनसे दूर ना भागें। यहीं पर मुझे रिसेंटली में सुनने को आया कि एक कंपनी है जो कुछ न्यूट्रिशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स
छोटे से कैप्सूल्स टाइप के बनाती हैं और वो जब वो पानी में मिलता है तो फिजिंग के थ्रू वो प्रोडक्ट घुल के स्प्रेड होता है। और उन्होंने क्विक कॉमर्स का इंट्रोडक्शन किया। क्विक कॉमर्स अर्थात जो हम शहरों में ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट या स्विगी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से अब महाराष्ट्र के किसान 20 से 25 मिनट के अंदर इस कंपनी के उत्पाद को ऑर्डर करके पा सकता है। तो शायद 5 साल पहले भी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दिन भी आएगा जहां पर क्विक कॉमर्स हमारे किसान अपने एग्री इनपुट्स के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसी तरह से रिसेंटली मैं किसी कंपनी से मिला जो सैटेलाइट के माध्यम से एक किसान को बता सकती है कि कहाँ पर पानी की कमी है, कहाँ पर पोषण की कमी है, कहाँ पर। तो सही मायने में यही फ्यूचर है। और जो IIT, IIMs अलग अलग बैकग्राउंड से जो कृषि से इन्वॉल्व भी नहीं है, वो इस एरिया में इन्वॉल्व होते हैं। तो अक्सर जो हम लोग बहुत पारंपरिक या ट्रेडिशनल सोच वाले लोग हैं इस इंडस्ट्री में, अक्सर पहला रिएक्शन ये होता है कि इनको तो क्या पता है कृषि के बारे में, ये तो क्या ही जानते होंगे, एक बार वो खेत में उतर के तो देखें कि कितनी कठिनाइयां होती हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि ये सोच गलत है। हमें इन प्रयासों को अपनाना चाहिए। जब हम उनको अपनाएंगे तो जो हमारी नॉलेज है और उनकी जो नई सोच है, जब वो मिलेगी तो सचमुच जो सबका सपना है किसानों की आय की इनकम को बढ़ाने का, दुगनी करने का, सभी चीजें ये तभी हो पाएंगी जब हम कुछ नया करेंगे। जी सर, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि आप फसल क्रांति के माध्यम से किसानों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, किसानों को मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि आज जानकारी ही ताकत है। नॉलेज इज पावर। जितने अलग अलग माध्यम से किसान खुद को एजुकेट कर सकें और सीख सकें कि आज कृषि की तकनीकों में, उत्पादों में क्या क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो कंपनियों की मार्केटिंग हो, वो एक जगह पर है। कुछ लॉबीज हैं जिनको शायद एक तरह की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से परेशानी है या दिक्कत है, या उनको उसकी हानियां के ऊपर काफी फोकस रहते हैं। उनका भी एक तरह से एक बहुत सेट अप्रोच है। तो इन सब चीजों को अलग रखते हुए एक निष्पक्ष तरह से, जो आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है कि कोई भी इंटरनेट पे जाकर खुद एक जानकारी पा सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करें। जितनी अलग अलग प्रकार की नॉलेज हो सके उससे खुद का परिचय कराएं और फिर अपना निर्णय लें कि आगे हमें कैसे बढ़ना है। किसी की चाहे पारिजात की मार्केटिंग हो या किसी की, उसमें ना आए, अपना निर्णय लें। और जिस दिन भारत का किसान बाकी लोगों की बातों में ना आकर एक थॉटफुल, सेंसिबल डिसीजन खुद लेगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा साइंटिस्ट भारत का किसान ही है, तो उसके ऊपर गर्व महसूस करे हमारा किसान। डिमांड करे कि उन्हें हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट ही प्राप्त होना चाहिए। अच्छी और बुरी कंपनियों के बीच में फर्क करें कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन अपने लिए काम कर रहा है, इसके बीच में फर्क करें। और उसके लिए उनको खुद को एजुकेट और खुद को अवेयर करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सवालों का जवाब देने के लिए उदय जी। और बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि नॉलेज किसानों के लिए, जानकारी उत्पादों से जुड़ी हो या अपनी फसल की समस्याओं से जुड़ी हो, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो पारिजात की जो भी चीज़ें थी सर ने हमें बताई, किस तरह से कंपनी उत्पादों के प्रति कार्य कर रही है, किसानों के बीच कंपनी की पहुंच कैसी है और उत्पादों पर किस तरह से R&D बेसिस पे कार्य किसानों के लिए किया जा रहा है। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।